students, in the previous lecture we have already discussed about the setting of various levels which is used for the inventory control, जो कि inventory control के लिए यूज किया जाता है। आज हम कुछ मेथड्स जो कि इस चैप्टर के रह गए हैं, दो मेथड्स हैं, 2 या 3 मेथड्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला मेथड है इसमें जो डिस्कस करेंगे दैट इज यूज ऑफ मटेरियल बजटिंग मेथड। अगर हम बात करें हम इस मेथड से इन्वेंटरी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हमें कोई भी चीज परचेज करनी है तब हमें जो भी हम जैसे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी जो एंटरप्राइजेस है वो प्रोडक्शन कर रही है, एक सिरप की प्रोडक्शन कर रही है, सपोज करो उस सिरप में एक्सिपिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको बनाने के लिए, और उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें कंटेनर्स भी चाहिए, पैकिंग के लिए किस तरह से पैक करेंगे उसको, उसके लिए कंटेनर्स चाहिए और लेबल्स चाहिए, ये सारी चीजें इसमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमने परचेज बजट बनाएंगे, किस चीज का, दोनों का, एक तो होल सारी जो फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा उसका, और इंडिविजुअल जो एक जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, जैसे पैकिंग के लिए कंटेनर रिक्वायर्ड है, लेबलिंग के लिए लेबल्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो रिक्वायर्ड है, उनके अलग अलग भी हम बजट बनाएंगे और पूरा इकट्ठे का भी बजट बनाएंगे। इससे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जाते हैं, आपको एक बजट दे दिया जाता है कि आपके पास मान लो सपोज करो 2000 रुपीज है, उसी में आपने सारी अपनी शॉपिंग करनी है, तो आपको बजट दे दिया। अब आपने एक लिस्ट बना ली कि उसमें हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और उसका भी आपने रेट लिख लिया, ये इतनी इसकी प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है, इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपका जो बजट है, बजट में ही आप सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर आइटम जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी आपने उसकी प्राइस लिख ली, और जो टोटल आपका बजट है वो भी आपको पता है कि आपको 2000 रुपीज मिले हैं, उसमें ही आपने सारी परचेजिंग करनी है। इसी तरह से मटेरियल बजटिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्वेंटरी सिस्टम को। बट इसमें अगर हम बात करें, इट इज अ परचेज बजट ऑफ बोथ परचेज, इट इज अ परचेज बजट, किस का होता है परचेज बजट, होल आइटम का एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, of whole and whole item and individual item, दोनों का बजट होता है परचेज बजट। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब हम ये परचेज बजट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि माइंड में रखने होते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया था पिछले मंथ में, जैसे हमने इस मंथ परचेजिंग करनी है तो हम लास्ट मंथ जो प्रीवियस ईयर था ना उसके लास्ट मंथ में देखेंगे उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इस तरह के फैक्टर हम रखेंगे। इसमें जो फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स क्या कंसीडर करेंगे इसमें, सबसे पहले इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सेल ऑफ प्रीवियस मंथ, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेल ऑफ प्रीवियस मंथ। अब क्या करेंगे, ये चेक करने के बाद हम टैली करेंगे कि इसमें जो भी सेल है उसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन किसके साथ, प्रीवियस ईयर ऑफ सेम मंथ, जो प्रीवियस ईयर है
उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या माइंड में रखेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ओवर बाइंग एंड अंडर बाइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अब कंपेयर करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस मंथ से ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमने ज्यादा परचेज कर लिया या कम परचेज किया है, तो ये भी हम माइंड में रखेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट, उसको एडजस्ट करेंगे। जो सेकंड हमारा इसमें पॉइंट है, दैट इज सेकंड फैक्टर है, दैट इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर बाइंग एंड और अंडर बाइंग। जो परचेजिंग कर रहे हैं वो ज्यादा हो रही है पिछले मंथ के कंपैरेटिवली या कम हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ, ड्यूरिंग प्रीवियस मंथ। ये भी हम अपने माइंड में रखेंगे कि ओवर बाइंग है या फिर अंडर बाइंग है। उसके बाद इसमें क्या है, अब ये चीजें फैक्टर्स तो हमें पता लग गए। इसमें क्या होता है, जो भी हम जैसे परचेजिंग करते रहेंगे, जैसे आपको बताया मैंने एग्जांपल दिया कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें 2000 रुपीज हमें बजट दिया गया है कि आप इसमें अपना सारा जो प्रोडक्ट है इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जो पर्टिकुलर आइटम है हम परचेज करते जा रहे हैं, तो वो उसमें से बैलेंस में से डिक्रीज करते रहेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं है हमने बहुत ज्यादा परचेज कर लिया। वो प्रिवेंट करेगा टू मच बाइंग एंड वेरी लिटिल बाइंग को भी प्रिवेंट करेगा। ये मेथड है बजटिंग मेथड। इस मेथड से हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है, दैट इज एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव परचेज। अगर हम किसी चीज को परचेजिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, परचेजिंग प्रोसीजर बढ़िया है हमारा, तो भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज establishing जो परचेजिंग कर रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव परचेज। किस तरह से हम जो परचेजिंग कर रहे हैं वो इफेक्टिव मैनर से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है और परचेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें परचेज प्रोसीजर की, इफेक्टिव परचेज प्रोसीजर बाय, ये हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया कि बाय use of after the use of material budgeting, our next method for inventory control is establishing an effective purchase procedure। अगर हम बात करें परचेज प्रोसीजर की, इसकी बात करें परचेज प्रोसीजर, तो ये क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच परचेज ट्रांजैक्शन इज कवर्ड। किस तरह से सिस्टमैटिक वे से हम कोई भी परचेजिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधा मार्केट में जाओगे और किसी भी दुकान में शॉप में गए और अपना प्रोडक्ट परचेज कर लिया। उसके लिए भी आप क्या जाओगे, आपके पास लिस्ट होगी, आपने देखना है आपने परचेजिंग किस तरह की करनी है। आपने गारमेंट्स परचेज करने हैं, आपने ग्रोसरी परचेज करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उस शॉप पे जाओगे। 2-3 शॉप पे जाकर फिर आप उसको डिसाइड करोगे कि कहाँ पे बेटर मिनिमम जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ आपको बेटर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वहीं से हर चीज परख के फिर आप परचेज करते हो, तो वो परचेज प्रोसीजर आ जाता है। सो व्हाट इज परचेज प्रोसीजर? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच परचेज ट्रांजैक्शन इज कैरिड। परचेज प्रोसीजर इज सीक्वेंस of steps in which purchase transaction is carried out।
परचेज ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम हर चीज को, इसका भी स्टेप होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड ऑफ आइटम, किस चीज की आपको नीड है। फिर उसके बाद जैसे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, आपको पता है कि हमारे पास कोई एक्सिपिएंट है या फिर कोई एपीआई है, वो खत्म हो गया, आप उसको डिटेक्ट करोगे। सबसे पहले डिटेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ आइटम। इसमें पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप्स की बात करें, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड ऑफ आइटम और प्रोडक्ट जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या करेंगे, रिटन रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे। रिटन रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म उसको फिल कर देंगे। देन अब उसके बाद क्या होता है, हम सप्लायर देखेंगे, कौन सा सप्लायर है, किससे हमने वो जो प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर देना है, उससे ये हमने सामान मंगवाना है। अप्रोप्रिएट सप्लायर, अब सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सप्लायर, जो उनको सही प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दे, उसकी सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ऑर्डर लगा देंगे, हमने सिलेक्ट कर दिया। देन प्लेस द ऑर्डर टू द सिलेक्टेड सप्लायर। ऑर्डर प्लेस टू सिलेक्टेड सप्लायर। सिलेक्टेड सप्लायर को हमने ऑर्डर भी लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुड्स है, उसने जो ऑर्डर लगाया है, हमें यहाँ से गुड्स रिसीव हो गया, रिसीवल ऑफ गुड्स, रिसीव्ड, गुड्स है वो हमें रिसीव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवॉइस को चेक करेंगे, चेकिंग ऑफ इनवॉइस। चेकिंग ऑफ इनवॉइस और पेमेंट कर देंगे, इनवॉइस और पेमेंट कर देंगे। उसके बाद परचेज ट्रांजैक्शन है, जो भी है उसको पेमेंट कर दी, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्डेड। नाउ लास्ट स्टेप इज परचेज ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डेड। ये एक स्टेप वाइज हो गया, अभी हमें कैसे कैसे कोई भी चीज है वो परचेज करनी है, उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसीजर, परचेज प्रोसीजर भी किस तरह से हम इफेक्टिव वे से एक परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस जो भी परचेज प्रोसीजर है, ट्रांजैक्शन की है, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं। जैसे एक तो ये हमें फ्यूचर के लिए गाइड करती है, हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम देख सकते हैं उसको कि हमने ये चीज यहाँ से इस सप्लायर से परचेज की थी, तो हमें यहाँ से ये जेन्युइन रेट पे अवेलेबल हो जाएगी अब भी, और इसका क्वालिटी भी अच्छी थी। तो हमारे पास एक गाइड की तरह होती है, हमें गाइड करती है फ्यूचर अगर हमें दोबारा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है, दैट इज एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे पास, कि कभी भी कोई चीज हमें कुछ, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है वो सही नहीं निकला, वो कहे हमारे से तो परचेज नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा है कि हमने आपके साथ परचेज किया, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, तो वो आप दिखा सकते हो। तो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने में ये हेल्प होता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी परचेजिंग मैनुअल्स होती हैं, अपनी परचेजिंग प्रोसीजर्स होते हैं, अपनी परचेजिंग पॉलिसीज होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, अलग अलग यूनिट है, कोई रिसर्च यूनिट है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव जैसे होते हैं, अलग अलग, कोई प्रोडक्शन करता है, कहीं में
रिसर्च वर्क चलता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे वो अपनी मैनुअल डिसाइड करते हैं, उसकी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं और प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। अगर किसी की परचेज प्रोसीजर अच्छी है तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी अच्छा होता है, क्योंकि परचेज प्रोसीजर और इन्वेंट्री कंट्रोल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करती है। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड। ये हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया बाय एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव परचेज। उसके बाद हमारा जो लास्ट मेथड है दैट इज स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल। नेक्स्ट मेथड इज स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल। ये थोड़े ब्रीफ में है, ये जो लास्ट में मेथड्स हैं ये ऑलमोस्ट ब्रीफ में है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं है। इससे कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं? जो स्क्रैप होता है, सबसे पहले स्क्रैप क्या होता है? रेजिड्यू। कोई भी चीज बच गई ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी फिनिश्ड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो रेजिड्यू रह गया, बच गया। अब देखो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वो बल्क में बनाई जाती है। हमने टैबलेट्स बनानी है तो उसके लिए ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, तो उसको क्या बल्क में प्रोडक्शन की जाती है, और ग्रेन्यूल्स अगर वो बच जाए तो उसको स्क्रैप कहा जाता है। उसके बाद सरप्लस डिस्पोजल। सरप्लस क्या होता है? विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन को, एक्स्ट्रा ही पड़ा है, सरप्लस है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें क्या आ जाता है? इसमें सरप्लस में अलग अलग रॉ मटेरियल आते, कुछ रिजेक्टेड कंपोनेंट्स जो कि यूज में नहीं आते, या फिर कोई डिफेक्टेड पार्ट है, किसी भी कोई मशीन है उसका डिफेक्टेड पार्ट है, ऐसे ही पड़ा है। ऑब्सोलीट आइटम्स आ गए जो यूज नहीं होता ड्यू टू चेंज इन द मेथड, ड्यू टू चेंज इन द डिजाइन, चेंज इन द ट्रेंड्स, उसके कारण वो ऑब्सोलीट आइटम्स यूज नहीं होती। कुछ इक्विपमेंट्स हो गए वो यूज नहीं हो रहे, इस तरह से ये आ जाती है सरप्लस। जैसे मेडिकल स्टोर के अंदर जो एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन होती है वो इसी कैटेगरी में आती है, सरप्लस में आती है। तो वो स्क्रैप और सरप्लस को अगर हम डिस्पोज आउट कर देंगे, उसका डिस्पोजल कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो स्टोरेज ले रही है, जगह ले रही है, ठीक है, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है उस चीज के लिए। स्पेस हमारी जितनी, उस स्पेस में हम दूसरे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो रख सकते हैं, तो इनको डिस्पोजल करके भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये भी तीन तरह के डिस्पोजल, तीन तरह के स्क्रैप और सरप्लस होते हैं। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो ये तीन तरह के, एक तो लेजिटिमेट स्क्रैप एंड सरप्लस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेक्टिव, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तीन तरह के होते हैं स्क्रैप एंड सरप्लस। फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट, second one is administrative, third one is defective. Scrap, अब ये तीन टाइप के होते हैं। लेजिटिमेट की बात करें, लेजिटिमेट में जो रेजिड्यू रह जाता है, अब जो रेजिड्यू रह जाता है वो इंसिडेंटली भी रह सकता है, इंटेंशनली भी। इंटेंशनली जब उसकी प्रॉपर हैंडलिंग ना हो, जो वर्क कर रहा है, वर्कर है, उसको प्रॉपरली हैंडल ना करे, या फिर उसका केयरलेस हो, तब भी हो सकता है। इंटेंशनली हो सकता है, और इंसिडेंटली कि हम बहुत बल्क में बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स वो बच गए हैं पर वो दोबारा रीयूज हो जाते हैं, वो लेजिटिमेट स्क्रैप होता है, जो कि एक्स्ट्रा है, रेजिड्यू है। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप और डिफेक्टिव स्क्रैप। एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है ऑब्सोलीट आइटम्स, ऑब्सोलीट मटेरियल आ जाता है। अगर हम बात करें लेजिटिमेट की, इसमें रेजिड्यू आ जाता है, रेजिड्यू जो बच गया है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप में ऑब्सोलीट आइटम जो कि यूज नहीं होती,
वेस्ट है, यूजलेस है ड्यू टू चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चेंज इन द ट्रेंड्स, चेंज इन द प्रोसेस, चेंज इन द प्रोडक्ट, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप यूज होता है। डिफेक्टिव, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होता है, जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, तो ये 3 तरह के होते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि ये 3 तरह के स्क्रैप हैं, इनको इनका डिस्पोजल करना बहुत जरूरी है इन्वेंटरी को कंट्रोल करने के लिए। डिस्पोजल में क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, जो स्क्रैप है या तो हम उसको सेल कर दें, अगर वो रिसाइकल हो रहा है तो ठीक है, रिसाइकल नहीं हो रहा है या प्रोडक्शन में रीयूज नहीं हो रहा तो उसको सेल कर दें पहले। अगर वो सेल भी नहीं हो रहा तो हम कई बार उसको रीप्रोसेस करके मैन्युफैक्चर में दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेन्यूल्स का ही एग्जांपल ले लिया, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट ग्रेन्यूल्स, वो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अगर मान लो बच गए हैं तो दोबारा प्रोडक्शन हो रही है, दोबारा से उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोबारा से ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करो और उसको रीयूज करो, तो इस तरह से इसको डिस्पोज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर कंट्रोल की कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर अटेंशन ड्यूरिंग द डिजाइनिंग द स्टेज ऑफ प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर से हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिस प्रोसीजर से, उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा ना हो कि हमारा वो वेस्टेज हो रहा है, रेजिड्यू ज्यादा निकल रहा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय सेलेक्टिंग, हम सेलेक्ट करेंगे राइट मटेरियल, सही मटेरियल चूज करेंगे, राइट इक्विपमेंट यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जब भी कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट है वो ठीक है, जैसे हम टेबलेट बनानी है, हमने मिनी टेबलेट बनानी है तो उसमें मिनी पंच की रिक्वायरमेंट है, हम बड़ा पंच यूज नहीं कर सकते। और मटेरियल ग्रेन्यूल्स, अगर हमने कुछ टेबलेट्स ऐसी होती है जिसमें डायरेक्ट कंप्रेशन से बनती हैं, कुछ ऐसी होती है जिससे ग्रेन्यूल्स की प्रोडक्शन, पहले ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं। तो राइट मटेरियल की सिलेक्शन और राइट इक्विपमेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, जब भी किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद अब जो उसको ऑपरेट कर रहा है, राइट पर्सन, ऐसा ना हो उसको स्किल उसको पता ही नहीं है, राइट पर्सन होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसको किसी भी चीज की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहा है तो उसको उसकी जो भी उसका ड्यूटी है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा तब भी वो रेजिड्यू होगा, वेस्टेज होगी, स्क्रैप रह जाएगा। सो दिस इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, ये स्क्रैप का कंट्रोल हो गया। सो हमने इसमें डिफरेंट जो हमारे मेथड्स थे इन्वेंटरी कंट्रोल को पढ़ने के, हमने मेथड्स किए। आज जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले मटेरियल बजटिंग मेथड हमने यूज किया कि कैसे हम प्रॉपर एक बजट बनाकर एक इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट मेथड किया कि जो परचेजिंग प्रोसीजर है उसको भी इफेक्टिव सही तरीके से परचेजिंग करके सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज, एक सिस्टमैटिक वे से परचेजिंग करके भी इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड हमने दैट इज स्क्रैप और सरप्लस, जो रेजिड्यू रह जाता है या फिर एक्स्ट्रा जो हमारे पास प्रोडक्ट रहता है वो भी क्या करते हैं, इन्वेंटरी का सिस्टम डिसअरेंजमेंट कर देता है। तो उसको अगर हम मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे तो भी हम इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, एंड दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 2 या 3 मेथड हमेशा क्वेश्चन पेपर में कवर होते हैं, स्मॉल जो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर और एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसको आप अच्छे से पढ़िए अपनी बुक में से। थैंक यू स्टूडेंट्स।